सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने जैसा आपको पता है कि टर्म 2 के लिए सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए हैं। इन सैम्पल पेपर के थ्रू आप पता लगा सकते हैं अब कि किस तरह टाइप का पेपर आने वाला है टर्म 2 के अंदर। टर्म 1 पूरी तरीके से डेडिकेटेड था एमसीक्यूज को लेकर के, जबकि इस टाइम पर और टर्म 2 में इस बारी आपकी राइटिंग स्किल्स को जज किया जाएगा, कितना आप अच्छा लिख पा रहे हैं। और स्पेशली एसएसटी जैसे सब्जेक्ट में तो आपको कहीं ना कहीं राइटिंग्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आप क्या लिख रहे हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड आपका आंसर है कि नहीं, जो क्वेश्चन ने एग्जैक्टली आपसे पूछा है क्या आप वो लिख पा रहे हैं कि नहीं। इसी में हो सकता है आपके नंबर कम या ज़्यादा हो। रीज़न क्या है, एमसीक्यू में तो डायरेक्टली आपकी मार्किंग आती है, उसमें टीचर के पास में ऑप्शन नहीं होता कि वो मार्क्स को कम या ज़्यादा कर सके, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर अभी जैसा हम आपको दिखा रहे हैं या जैसा सजेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली जितने भी सब्जेक्ट वाइज सेगमेंट्स हैं, जैसे मैं एसएसटी में आपको बता रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा फोकस करके सुनना है कि आंसर हमें क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और उसका आंसर क्या होना चाहिए सबसे बेस्ट। ठीक है, बाकी कोशिश हम ये भी करेंगे कि आपका कुछ पेपर हम लेकर के और आपके आंसर्स हम डायरेक्टली मंगा सकें। जैसे मैं भी होमवर्क आपको दूंगा, उसके अंदर आपको आंसर्स लिख करके मुझे भेजना है, सो दैट वी कैन एक्चुअली सी कि आप कितना सही लिख पा रहे हैं। ठीक है, सो पहले पेपर का अगर स्टार्टिंग अगर अपन करते हैं तो पेपर की स्टार्टिंग में आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शंस। जैसे पहले इंस्ट्रक्शन में इन्होंने कहा कि वी हैव डिवाइडेड, एक्चुअली दे हैव डिवाइडेड द पेपर इनटू 5 डिफरेंट सेक्शंस। इन 5 सेक्शंस में पेपर को इन्होंने डिवाइड किया है, ABCD। अमूमन हर सब्जेक्ट में ऐसा ही उन्होंने किया है। अगर देखा जाए तो ABCDE हमारे यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ देखना, कुछ चीजें हैं जो इन्होंने कही है उसको हमें फॉलो करना है। क्वेश्चन 1 to 5 के बीच में अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन हैं ये वेरी शॉर्ट टाइप हैं। 1 to 5 मतलब 5 क्वेश्चन, इन्होंने 5 क्वेश्चन दिए वेरी शॉर्ट से। इन्होंने कहा कि ज्यादा 40 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका आंसर। अच्छा, कई बार यही होता है हमारे एसएसटी वाले पेपर में कि हम या तो वर्ड लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं या वर्ड लिमिट के अंदर ही लिख देते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे बेस्ट तरीका है, अभी मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग क्वेश्चंस में क्या करना है। शॉर्ट में तो आंसर हमारा इतना ही आएगा, शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में तो आंसर्स इतने ही होते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अमूमन मान के चलें कि एक लाइन में 10 वर्ड्स हम लिखते हैं। ठीक है, 10 वर्ड्स का एक हमारा बेसिक सा फंडा रहता है कि जो मतलब 10 वर्ड के अंदर एक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, एक लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसी चीज को हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, तो 1 to 5 क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट से हैं, 6 to 8 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट टाइप के हैं। ये आपके 3 मार्क्स का है, ये आपके 2 नंबर के हैं। इसके अंदर इन्होंने कहा 8 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 80 वर्ड्स इसने कहा है, तो 80 वर्ड्स का मतलब हम मान के चल रहे हैं लगभग 8 लाइन से ज्यादा का आपका आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 9 and 10 दो क्वेश्चन दिए हैं इन्होंने, 12 लाइन मतलब एक पेज के अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर होना चाहिए लॉन्ग वाला। और इसके अलावा इसने 13 क्वेश्चन दिया है मैप बेस। अब मैप बेस 2 टाइप के हैं, पहला है जो अमूमन नॉर्मल बच्चों के लिए होता है और दूसरा है जिनके डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए। ठीक है, तो हम अमूमन जो नॉर्मल बच्चे हैं उन लोगों के लिए हम ये चीज डिस्कस कर लेंगे आज। तो इस तरह से 13 क्वेश्चन हैं, अगर देखा जाए 2 घंटे हैं 13 क्वेश्चन के लिए, 40 नंबर हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने एमसीक्यूज के अंदर अच्छा खासा आपने गेन कर लिया है नंबर, क्योंकि 40 आउट ऑफ 40 मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों के आए होंगे, और नहीं करते हुए भी आपने जितने भी, क्योंकि बोनस भी है उसमें कुछ, और कुछ क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं हेर फेर भी हुई है, आपको ध्यान है। तो ऐसे में इसमें भी आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं, बट पूरे में से पूरे आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी यहाँ कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आपकी राइटिंग्स पे डिपेंड करता है कि आपने कैसा उसको लिखा है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, देखना अच्छे से गौर करिएगा। पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, डायरेक्ट ही फर्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट है क्योंकि, तो देखो इन्होंने कहा कि हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। अब अगर इस पे लिखना चाहें हम तो बहुत कुछ लिख सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टाउन्स में कैसे हुआ और सिटीज में कैसे हुआ, या फिर विलेजेस में कैसे हुआ, रूरल एरियाज में इसने पूछा नहीं है। तो सिटीज एंड टाउन्स वाला आपको किस्सा बताना है, हालांकि बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ था, लेकिन इसने कहा है वर्ड लिमिट है भैया आपके पास में, 40 वर्ड्स के अंदर अंदर आपको आंसर देना है। तो सबसे बेस्ट क्या हो सकता है, आप लिखें इसको पॉइंट वाइज और इसमें पहले में लिखें। अच्छा, एक और चीज देखो, अच्छा आंसर जो लिखते हैं ना, उसकी शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब जो क्वेश्चन इसने किया है उस क्वेश्चन का आपको मतलब कहीं ना कहीं ब्रीफ देना पड़ेगा कि भैया इस तरह से हुआ था, कहां पे, टाउन्स एंड सिटीज में अनफोल्ड ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कैसे कैसे कि भैया जितने मिडिल क्लास थे उन्होंने सबने पार्टिसिपेशन किया सिटीज में। कैसे कैसे किया कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया था,
लीकर शॉप्स को, मतलब आप लीकर शॉप्स के लिए भी यहां पर एजिटेशन हुए थे, ध्यान है आपको। इसके अलावा यहां पे फॉरेन क्लोथ्स को जला दिया था। जितने भी लोग थे, स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने जो भी स्कूल्स वगैरह जाते थे, कॉलेज वगैरह जाते थे, वहां जाना बंद कर दिया। इसके अलावा जो भी लोग लॉ की प्रैक्टिस कर रहे थे वो चीज भी बंद हो गई थी, ठीक है। तो इन चीजों को आपको बताना पड़ेगा। ये चीजें पॉइंट वाइज अगर आप बताते हैं तो यू कुड गेट गुड मार्क्स। अच्छा, अगर पॉसिबल है तो 2 या 3 पॉइंट्स को, जैसे मैं क्या कर सकता हूं, मैं फॉरेन क्लोथ्स का बॉयकॉट हो गया और ये जो लीकर शॉप्स वाला पॉइंट है इसको एक भी कर सकता हूं। इसमें होगा क्या, कुछ नहीं, हमारे जो लाइंस होंगी वो कहीं ना कहीं ऐड हो जाएंगी। हालांकि अगर आप ये आंसर लिखते हैं, 5 पॉइंट्स आप बना के लिखते हैं, तो भी आपका आंसर माना जाएगा, सफिशिएंट होगा। और अगर आप कट करना चाहें तो इस वाले जो लाइन है, इस वाले स्टेटमेंट को आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपना आंसर इस तरह से लिखते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आने ही आने, इसमें नंबर कटेंगे नहीं, मतलब 2 नंबर आपके यहां पे पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने बोला कि जो टूरिज्म है उसे ट्रेड कैसे कंसीडर किया जाता है। देखो, अगर देखा जाए तो टूरिज्म को ट्रेड कैसे कंसीडर किया जाएगा, व्हाई इज टूरिज्म कंसीडर एज अ ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है, चीजें एक्सचेंज होती है, आप प्रॉफिट मेकिंग का काम करते हैं। बट जैसे कई सारे प्लेसेस होते हैं जहां पे ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब गुड्स के साथ में ट्रेड नहीं कर सकते, तो टूरिज्म भी एक उन्हीं में से सेक्शन होता है, या टूरिज्म भी वही कैटेगरी होती है जिसमें चीजों को आप अपनी नॉलेज को शेयर करते हो। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे जो टूरिस्ट गाइड का काम करते होंगे, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी अपना बिजनेस चलाते हैं। तो आजकल जो टूरिज्म है उसको बिजनेस कंसीडर किया गया है। तो इसने यही कहा है यहां पर भी कि टूरिज्म को ट्रेड कैसे कंसीडर किया जा रहा है, इस बात को बताओ। तो देखो, मैंने कोशिश की है कि आपको आंसर इसका दे सकूं बहुत ही ब्रीफ में। तो इसने देखो वापस से शुरुआत वही कि टूरिज्म को कंसीडर किया जाता है ट्रेड। कभी भी आपसे व्हाई, हाउ, तो इसका जब आंसर पूछा जाता है तो उसी, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, नो डाउट आपको बताया भी गया होगा कि वाई अगर आ रहा है तो वाई का आंसर किस में होना चाहिए, हाउ आ रहा है तो हाउ का आंसर शुरुआत किससे होनी चाहिए। तो देखो यहां पर इसने बताया वाई, तो बिकॉज वाई आएगा, तो बिकॉज से आंसर देना है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें एक्सचेंज होती हैं। आप सामान भी कहीं किसी प्लेस पे पहुंचते हो तो वहां का जो सबसे फेमस चीज है उसको भी बेचते हो, खरीदते हो, ठीक है। इसके अलावा अपनी नॉलेज भी आप देते हो, ठीक है। और इवन जो भी लोग हैं जिनका काम ही लोगों को घुमाना फिराना है, वो लोग भी क्या करते हैं, पैकेजेस वगैरह के देते हैं, ट्रैवलर्स वाले जिनकी बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं, नॉलेज एक्सचेंज होता है। इस तरह से यहां पर ट्रेड को कंसीडर किया जाता है, मतलब टूरिज्म को कंसीडर किया जाता है एज अ ट्रेड, ठीक है। इसके अंदर भी आप मार्क्स ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सैंपल पेपर जो दिया है ना, इतना सिंपल दिया है कि अगर आप उसको पढ़ेंगे और अगर आपने थोड़ा सा जो लेक्चर चल रहे हैं अपने यहाँ के, उनको अगर आपने देखा हो अच्छे से, तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो यहां पर इसने कहा कि आप 1 पार्टी सिस्टम 2 पार्टी सिस्टम में डिफरेंशिएट करो। तो 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा ग्रुप, मतलब ऑब्वियसली इसको तो सिंपली फॉर्म अगर आप भी खुद भी दिखाएं तो आप ऑटोमेटिकली बता देंगे कि 1 पार्टी सिस्टम मींस जहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी ही होती है जिसका इलेक्शन में पार्टिसिपेशन एक ही पॉलिटिकल पार्टी का होगा, और जहां का 2 का होगा वहां पे 2 आ जाएगा। 1 पार्टी सिस्टम मींस किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेंस में है और जहां पे 2 पार्टी एग्जिस्टेंस में है। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी भी होती है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसके बारे में उसने पूछा नहीं। 1 पार्टी सिस्टम वाला कंट्री आपसे पूछ ले तो एग्जांपल आपको देना पड़ेगा, जैसे चाइना। अगर 2 पार्टी सिस्टम पूछ ले तो आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, दैट इज यूएसए। तो यहां पर क्या हुआ, एक कंट्री जहां पर एक ही सिंगल पार्टी एग्जिस्ट करती है, चुनाव में इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, जीतती है और वही गवर्नमेंट बनाती है, तो इस टाइप का जो सिनेरियो होता है दैट इज 1 पार्टी सिस्टम। और जहां पर ऐसा 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है वो 2 पार्टी सिस्टम होता है। होपफुली यहां पर भी आपके नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेम ये क्वेश्चन भी वैसा ही है कि यहां पर आपको क्या करना है, मतलब 1 मार्क क्वेश्चन है। तो देखो इसमें भी इसने सेम वैसा ही पूछा, बस इसने पूछा है थोड़ा सा इस बारी दिमाग से आपको आंसर देना है। जो इसने आरबीआई के बारे में हमसे पूछा है, आरबीआई का डायरेक्ट रोल आपको नहीं बताया गया है कि आरबीआई का डायरेक्ट रोल क्या होता है, तो थोड़ा सा तुम्हें सोच समझ के इसका आंसर देना है। तो देखो इसने पूछा कि भैया आरबीआई का रोल क्या है, स्टेट करो आरबीआई के रोल। तो ऑफ कोर्स तुम जानते हो, जब आपने मनी एंड क्रेडिट पढ़ा तब भी हमने उसमें बताया आपको। इसके अलावा आरबीआई के बारे में तो आप हमेशा से सुनते हुए आ रहे हो, कोई स्पेसिफिकली कोई नई चीज नहीं है। तो आरबीआई क्या करता है, तो इसके बारे में इसने बोला है कि स्टेट द रोल ऑफ आरबीआई। तो आपकी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि आरबीआई इज रियली इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ नेशन एंड इट्स फंक्शंस आर, इसके फंक्शन हैं, ठीक है। पहला फंक्शन आपको बताना है कि करेंसी इशू करता है, जानते हो तुम, ये बैंकों का बैंक होता है, ठीक है। जितने भी बैंक होते हैं ये बैंकों का बैंक होता है। अमूमन
जैसे हमारे यहाँ पर जितने भी बैंक्स के साथ में हमारे रिलेशंस हैं, हमारा अकाउंट जिन बैंक्स में होता है, उनको कभी अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, पैसा लेना, मतलब उनके पैसे को सिक्योर करने की ज़रूरत होती है, कई बार उनको भी पैसा लेना पड़ जाता है एक्स्ट्रा एज अ लोन, तो वो सारी चीज़ें भी कौन करता है? आरबीआई करता है। पहली चीज़ करेंसी नोट प्रिंट करता है, बैंकों का बैंक होता है। जितने भी हमारे यहाँ पे फिनेंशियल जितने भी सेगमेंट्स हैं, जितना भी हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ऑल सच थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय द आरबीआई। वो सारे के सारे फंक्शंस सुपरवाइज किए जाते हैं आरबीआई के थ्रू। कौन सा बैंक क्या काम कर रहा है, क्या ये जैसे पेटीएम है, पेटीएम आजकल तुम जानते होंगे, उसमें भी देखा होगा तुमने कि पेटीएम इज ऑल्सो कंसिडर एज अ बैंक। तो ये हर कोई ऐसे तो बैंक खोल के बैठ जाएगा नहीं, उन सब के लिए आरबीआई से परमिशन लेना आपको जरूरी है। तो आरबीआई का काम यही है कि सुपरवाइज करे कि फाइनेंशियली क्या चल रहा है, स्पेसिफिकली लोन्स वगैरह के अंदर। इसके अलावा कैश बैलेंस कितना है, कितना इनकम्स हो रहा है, कितना आउटफ्लो है, कितना पैसा मार्केट में एग्जिस्ट करता है। आपको मैंने बताया था, जब ये मैंने पढ़ा रहा था मैं आपको आरबीआई, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई लोन सस्ते करता है जब कभी मार्केट के अंदर पैसों की कमी आ जाती है तो, और लोन को महंगा कर देता है अगर कभी मार्केट में पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो। इससे इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल करता है। तो आरबीआई का काम यही है कि मार्केट एक्टिविटीज को भी वो सुपरवाइज करे, सो दैट अगर कभी भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो सो आरबीआई कर सके। और भी अगर अपन इसके काम बताएं तो अगर हमारा कभी भी किसी भी कंट्री के साथ में ट्रांजैक्शन होगा, अगर हम उनसे खरीद रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं, या फिर जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो सारा का सारा कंट्रोल किसके अंडर में होगा? आरबीआई के अंडर में होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। आपसे इसने कितना पूछा है? आपने इसने सिर्फ रोल पूछा है, तो यहां पर मैंने 3 पॉइंट इसलिए बताए हैं क्योंकि ये 2 नंबर का है, तो सफिशिएंट है। अगर यहां 2 पॉइंट होते और वो बड़े बड़े होते, आपने इसको पॉइंट वाइज दिया होता, जैसे यहां पर मैं ऊपर कह देता करेंसी, इशू ऑफ करेंसी, मैंने इसको हेडिंग बनाया, हेडिंग बना के इसको डिस्क्रिप्शन में अगर मैं लिख रहा हूं तो भी मेरा पॉइंट सही होता। अगर ऐसे मैंने 2 ही पॉइंट बनाए होते तो इशू ऑफ करेंसी, फिर इसको डिस्क्राइब कर दिया मैंने, फिर दूसरे में मैं गया, आप कह सकते हो बैंक्स ऑफ बैंक, बैंक ऑफ बैंक्स, ऐसे करेंगे आप, बैंक ऑफ बैंक्स, तो उसके अंदर भी फिर आप ये सारे 2 पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो। तो ऐसे में आपके 2 नंबर पक्के थे, कटते नहीं नंबर। ठीक है, नंबर आपके नहीं कटते। वर्ड लिमिट्स में हमें ध्यान रखनी है, हम इसको मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। इसने क्या पूछा, देखिए, इसने पूछा है कि भैया आप, एक टेबल है, इस टेबल को आप देखिए, 15-16 की टेबल दे रखी है और 19-20 की टेबल दे रखी है। हालांकि हर फाइनेंशियल ईयर की टेबल आपको यहां पर दी गई है। इस फाइनेंशियल ईयर के सामने आपको यहां पर बताया गया है कि स्टील का प्रोडक्शन कितना कितना हुआ है। चलो भाई मान लेते हैं। तो इसने बताया कि 2015 और 16 के बीच में स्टील का प्रोडक्शन था 106.60 मिलियन टन पर एनम, और वहीं पर 2019 और 20 के बीच में अगर अपन देखें, क्योंकि यही 2 हमें कंपेयर करना है, तो 102.62 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ हमारे यहां पर स्टील का। पहला क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, इसने कहा अच्छे से देख लो भैया, देखने के बाद में कंपेयर करना है हमें। और पहला क्वेश्चन है कि जब आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो इन दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, तो उसके पीछे का एक कारण बताओ। ठीक है, एनी वन रीजन कि क्यों रिड्यूस्ड हुआ प्रोडक्शन स्टील का 2019 और 20 में। ऑफ कोर्स जब आप कंपैरिजन करते हैं तो यू विल सी देयर वाज अ डिफरेंस। क्यों हुआ, उसके रीजन है, मैंने बहुत सारे रीजन दिए हैं, उनमें से कोई भी एक रीजन आपको देना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो 1 लाइन में भी अगर हमारा आंसर होगा तो इट इज सफिशिएंट। देखो इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हुआ था, ऑफ कोर्स 19 और 20 के अंदर तो बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, 19 और 20 और मतलब 19 और 20 के अंदर हुआ क्या, वर्ल्ड लेवल पे इसके सब्स्टिट्यूट आ गए थे बहुत सारे, स्टील की जगह बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट ने ले ली थी, हमारे यहाँ पर चीज़ें महंगी हो गई थी। अच्छा, स्टील बनने के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक, आपने पढ़ा होगा, कोल पढ़ा होगा ना आपने, जब आयरन ऑर के अंदर कई सारे जो कोकिंग कॉल होते हैं उनको जब मिलाया जाता है तो कोकिंग कॉल के साथ में वो रिएक्शन होती है और स्टील्स बनती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा कई और भी चीज़ें हैं, जैसे डिमांड इसकी घट गई, इसकी पोटेंशियल यूटिलाइजेशन इसका कम हो गया, एफिशिएंसी इसकी कम हो गई, प्रोडक्टिविटी भी हमारी कम हुई, उसकी डिमांड कम हुई, तो कई चीज़ें हैं एक साथ हुई। इस दौरान सिंपल सी बात है, अगर आपको एक रीज़न लिखने को कहा जाए तो आप कह सकते हो इसकी डिमांड कम हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्टिविटी इसकी गिर गई थी, इसके अलावा इसकी जो रॉ मटेरियल्स हैं उनमें कमी आ गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप इनमें से कोई भी एक अच्छा सा पॉइंट चूज करके इसका आंसर दे दीजिएगा।
दूसरे पॉइंट में अगर अपन बात करें तो दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई इज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील कंसीडर एज द इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब इसने बहुत ही सिंपल सी बात की कि आयरन का या फिर स्टील का प्रोडक्शन और इसका कंजप्शन, आयरन का प्रोडक्शन और स्टील, या आयरन का हो चाहे स्टील का प्रोडक्शन हो कंजप्शन हो, ये किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को किस तरह से मतलब मेजर करता है। आपके यहाँ पर कितना आयरन और यूज किया जा रहा है या कितना इसका प्रोडक्शन हो रहा है, या आयरन के जो भी सब्स्टिट्यूट है उनके साथ में, जैसे स्टील भी उसी का हो गया, एल्यूमिनियम भी उसी का हुआ। तो इसने कहा कि इनके साथ में कैसे आप मेजर कर सकते हो या इनसे कैसे आप जज कर पाओगे कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, चाहे स्टील हो चाहे आयरन हो, ये दोनों चीजें बेस इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है। दीज आर द बेस इंडस्ट्रीज, या आप कह सकते हो कि फीडर है ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जितनी भी दूसरी इंडस्ट्रीज हैं। ऑब्वियसली आप मान के चलो ना, मुझे कोई भी इंडस्ट्री खोलनी है तो मुझे मशीन चाहिए होगी, मुझे एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए भी मुझे आयरन या स्टील चाहिए होगा, है ना। तो ये क्या करती है, इंडस्ट्रीज का बेस है ये। तो ऑब्वियसली अगर ये अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, इसका प्रोग्रेस हो रहा है, कंजप्शन इसका ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज भी हो रहा होगा। इसी कारण से आप यहां इस बात को दिमाग में रख सकते हो कि दिस इंडस्ट्री इज द फीडर इंडस्ट्री। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है हर एक इंडस्ट्री को। जिस भी कोई भी इंडस्ट्री ओपन करेंगे अगर अपन, तो उसमें सबसे प्रायर रहेगी यही इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का ही इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर 4 पॉइंट मैंने दिए हैं, देखो कि स्टील प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट, बहुत ज्यादा डिमांड है वर्ल्ड वाइड। स्टील का यूज किया जाता है बहुत सारे मशीन्स को बनाने के लिए, और ये चीज क्या करती है, मशीन्स अगर ज्यादा बन रही है तो ऑब्वियसली उसका यूज भी होगा। इसी कारण से आप क्या कह सकते हो कि इससे कंट्री की ग्रोथ को भी आप मेजर कर पाएंगे। तो अगर ये 3 पॉइंट्स आपको नहीं लिखने हैं, पहली चीज तो इन तीनों पॉइंट्स का एक पॉइंट बना करके आप लिखना पड़ेगा। अगर 3 लिखेंगे तो ये फिर हमारे लिए एक्सीड हो गया। हालांकि इससे कोई नंबर पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हमारे पास में टेक्निक होनी चाहिए कि हम इसको कैसे और बेहतर लिख सकते हैं। हालांकि अगर आपने ऐसे लिखा है तो भी नंबर आपकी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5 क्वेश्चन ये 2-2 मार्क्स के थे, मतलब वेरी शॉर्ट हमने कंप्लीट कर लिए। आ जाइए अब शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। बेटा ये 3 क्वेश्चंस हैं और इन 3 क्वेश्चन का वेटेज है 3 मार्क्स ईच। तो ऐसे में टोटल 9 नंबर का सेगमेंट हो गए, ठीक है। और इसमें नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। एक तो देखो वेरी शॉर्ट में नंबर नहीं कटते हैं, प्रोबेबिलिटी नंबर कटने की होती है लॉन्ग के अंदर। उसमें तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी गलतियां कहां निकालना चाहे, क्योंकि बहुत गलतियां कर सकते हैं उसमें अपन। दूसरा चीज, ये जो शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं इसमें भी हमारी प्रोबेबिलिटी होती है कि कहीं ना कहीं आधा नंबर हम खो देते हैं सही आंसर आते हुए भी, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहली चीज तो वर्ड लिमिट पे ध्यान देना है। देखो इसने अगर क्लियरली कहा है कि इट शुड नॉट बी एक्सीड 80 वर्ड्स, 80 शब्दों से ज्यादा का ये नहीं होना चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि 8 लाइन मैक्सिमम हमारी हो। अगर हम पॉसिबल है तो हम इसमें ही, इसके अंदर ही करने की कोशिश करेंगे। बट पहले क्वेश्चन समझें। तो देखो इसने आपको क्या क्वेश्चन दिया है, इसने कहा कि ऐसा क्यों होता है कि रूरल एरियाज में मैक्सिमम लोग क्रेडिट के लिए डिपेंडेंट होते हैं इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर। मतलब लोन के लिए वो इनफॉर्मल सेक्टर्स पे क्यों डिपेंडेंट होते हैं, इसने ये कहना आपसे पूछना चाहा। तो पहले तो ये चीज तुम्हें पता है कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। सिंपल सी बात है, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड से, या फिर जो भी लोग वहां पे पैसा देते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटीज के, वो चीज आपके लिए इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है। अब इसने कहा कि गांव में ही क्यों, तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को लिमिटेड, मतलब लिमिट है अपने पास में कि 8 लाइन तक हम जा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि 8 लाइन के अंदर हम जाएं तो उसका एक सही सेगमेंट हो हमारे पास। देखिए मैंने कोशिश ये की, हालांकि ऊपर वाली चीज मैंने नहीं लिखी है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, यहां पर मैं लिखने की कोशिश करूंगा कि पहले तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है। पहले तो एग्जामिनर को ये बताओ कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इज व्हेन वी ट्राई टू टेक और व्हेन वी टेक लोन from informal sources like money lenders, relatives, friends, where we don't need to give the moderates, जहां पे हमें collateral या moderates की जरूरत नहीं पड़ती। collateral हम कोई चीज गिरवी नहीं रखते हैं और there is no formality there, वहां पर you can easily take loan, बट हाँ यस उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, तो वो चीजें होती हैं। तो पहले तो हमने क्या किया, हमने तो इनफॉर्मल सोर्स की इंफॉर्मेशन दी, फिर ये बताया यस we can see the maximum household from rural areas are still dependent over the informal source of credit because, पहला पॉइंट। अब यहां से हमारा एक्चुअल आंसर शुरू हो गया।
एक्चुअल मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसने पूछा ही आपसे ये है, तो बिकॉज से हमारा आंसर शुरू होगा। पहला पॉइंट हम कहेंगे यहां पे कि बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बैंक्स हर जगह पर मौजूद नहीं है, इसलिए इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इजी होता है कंपेरेटिवली विलेजर्स के लिए, क्या वो फॉर्मल सोर्स से पैसा ले। बैंक क्या है, फॉर्मल सोर्स है। इनफॉर्मल सोर्स क्या हुआ, रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स या आपके फ्रेंड्स। अब हमने यहां पर दूसरी चीज क्या कही, हमने यहां पे एक तरीके से क्रिटिसाइज किया लिमिटेशंस ऑफ द फॉर्मल सोर्स हमने किया। ठीक है, तो हम आंसर दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली बात करें फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कितना अवेलेबल है, उसके फायदे क्या होते हैं, कैसे वो इजी होता है, या फिर आप क्रिटिसाइज करें इनफॉर्मल लोन को। कंपेयर करें किससे, आप कंपेयर करें फॉर्मल सोर्स से कि कितना ज्यादा टफ है उससे लोन लेना। तो देखिए द सेकंड थिंग वी हैव सीन हियर कि बैंकों से लोन लेना काफी डिफिकल्ट होता है पुअर पीपल के लिए, क्योंकि इट इज नॉट इजी कि वहां पे जब आप जाकर के लोन ले रहे हैं तो वो जो फॉर्मेलिटियां आपसे करवाएंगे वो फॉर्मेलिटी आप फुलफिल कर सकें। जैसे आपसे हो सकता है वो डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, कई बार डॉक्यूमेंट्स हमारे नहीं होते, हो सकता है आपसे कोलेटरल मांगे, कोई चीज गिरवी रखने को कहे, वो भी चीज हमारे पास में अवेलेबल ना हो। तो सेकेंड पॉइंट भी एक तरीके से क्रिटिसिज्म है किसका, फॉर्मल सोर्स का। फर्स्ट वाला भी यही था, तो मैंने आपको कहा आंसर हम दोनों तरीके से दे सकते हैं। और लास्ट है कि मनी लेंडर आसानी से पुअर लोगों को लोन दे देते हैं। इंटरेस्ट रेट नो डाउट उनकी ज्यादा होती है, बट फिर भी आसानी से मनी लेंडर्स के थ्रू आप जाकर के वहां पे लोन ले सकते हैं। और ये तो गांव में बहुत आसान होता है, वो जानते हैं आपको, क्योंकि आपके परिवार को जानते हैं, तो आसानी से वो आपको लोन दे देते हैं। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है, हमने देखा था, हमने हमारे जब मनी एंड क्रेडिट चैप्टर पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि क्रॉप जब कोई कर रहा होता है, छोटा फार्मर जो होता है, या लैंडलेस फार्मर हो या फिर स्मॉल फार्मर हो, ये लोग आसानी से मनी लेंडर के पास जाकर के अपनी जो क्रॉप हुई नहीं है उसके बदले में भी मतलब ऑब्वियसली पहले ही कह देते हैं कि भैया जो हार्वेस्ट होगी उसमें से इतना तुम्हारा होगा, या इस तरह की शर्त वहां रख दी जाती है और फिर लोन ले लिया जाता है। तो दीज 3 पॉइंट्स यू कैन मेंशन हियर, एंड फर्स्टली यू विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन दैट व्हाट इज इनफॉर्मल सोर्स, देन यू विल स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम बिकॉज। ठीक है, उसके बाद में these 3 points you need to mention। इसके थ्रू अगर आपने 3 पॉइंट मेंशन किए हैं, देखो राइट आंसर तो मैं फिर वही कह रहा हूं, राइट आंसर वही होता है जब आपने सही तरीके से उसकी शुरुआत की हो। यहां पर नहीं हुआ है, यहां पर आपको लिखना है कि पहले तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, और ये फिर ये जो स्टेटमेंट है कि रूरल हाउस होल्ड्स के अंदर आज तक उनकी डिपेंडेंसी है, तो यस यू विल से एक्सेप्ट दिस दैट हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है, क्योंकि फिर आप ये 3 आंसर्स, ये 3 टॉपिक्स या ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे यहां पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, इसने इसको और में दिया है आपको। अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो भैया इस वाले का आंसर दे दो कि इसने कहा कि हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम विद द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल। कि भैया सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं ना, ये कोलेटरल आपके पास नहीं होता। ऑब्वियसली सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होगा, ऐसे लोगों का ग्रुप जिसने नाम से पता चल रहा है ना, अपनी खुद की हेल्प करने के लिए दे हैव केम टुगेदर, जो अपने एक साथ आए हैं। तो इसने वही कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वो है भैया कि जो 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, छोटी छोटी सेविंग्स अपने साथ जोड़ते हैं और उसके बाद में अपनी खुद की ही वो हेल्प करते हैं। तो इसने क्या क्वेश्चन किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे अपने आपस की हेल्प करते हैं। कोलेटरल नहीं है आपके पास में, आप गरीब परिवार से हैं और आप लोगों का जो ग्रुप है वो भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उनके पास भी असेट्स नहीं है कि वो पैसा दे कहीं भी उस चीज को गिरवी रख करके पैसा ले लें। तो कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप इस चीज से, इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकालेगा। तो पहले तो आप ये बताओ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है इसके आंसर के अंदर। ठीक है, देखो मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखा है तो मेरी यहां पर ये 4 लाइन के अंदर कंप्लीट हुआ है। जब आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो लगभग आपकी 8 लाइन हो जाएगी, लेकिन एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी इस पैराग्राफ को पढ़े। तो या जब आप इस तरह के क्वेश्चंस लिखें जहां पैराग्राफ ज्यादा हो तो कोशिश करें आप पॉइंट्स में इसका आंसर लिखें, लेकिन इसका पॉइंट नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, तो पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में बताएं कि वो क्या होता है। कि लोगों का ग्रुप होता है जिसमें, देखो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने यहां दी है आपको, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। क्या कहा मैंने कि इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इन्वेस्ट देयर इनकम, और यहां पे सेविंग्स भी कह सकते हो, हु कैन इन्वेस्ट देयर मनी और सेविंग्स फॉर द फ्यूचर। वो एक साथ अपने पैसे को एक जगह पर लेकर आते हैं और फिर उसको वो सेव करते हैं। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो जाता है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग होते हैं धीरे धीरे बैंक्स के साथ में ट्रांजिशन करने की कोशिश करते हैं। वो वहां पर अपना खुद का एक
अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने ग्रुप के नाम से कि सेविंग वहीं होती है। तो बैंक क्या करता है, बैंक ये जज करता है कि भैया इस ग्रुप के अंदर कितने लोग हैं। तो ऐसे में जैसे पता चला कि 15 से 20 लोगों का ग्रुप है और रेगुलरली इनकी सेविंग्स हमारे पास में आती हैं, तो वो बैंक उस ग्रुप के नाम पर, जिसमें वो 15 से 20 लोग हैं, उस ग्रुप के नाम पर एक लोन इशू कर देता है, बड़ा लोन। अब वो जो बड़ा लोन है, उस बड़े लोन का मतलब एक फंड इनके पास में आ जाता है और ये फंड वो आपस में फिर बांट लेते हैं। ये जो भी लोग होते हैं ये फंड आपस में वो बांटते हैं, अपनी अपनी नीड्स को पूरा कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 1 लाख रुपए है 15 लोगों के अंदर बांट दिया, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। वो 1 लाख रुपए है, उस 1 लाख रुपए में ऑब्वियसली बैंक को भी देना है, उसका इंटरेस्ट भी देना है। तो जिस व्यक्ति को जरूरत होती है उस व्यक्ति को वो पैसा दे दिया जाता है, पूरा का पूरा नहीं, जितनी नीड है उतना, और उसको लिमिटेशन दे दी जाती है, उससे इंटरेस्ट ले लिया जाता है, चार्ज कर लिया जाता है। लेकिन हाँ, बैंक आसानी से उनको क्यों दे देता है? क्योंकि जिम्मेदारी किसी एक आदमी पर नहीं है। अगर एक आदमी हो सकता है वो लोन चुकाने में या रीपे करने में कैपेबल ना हो, तो स्टिल वी हैव अप्रॉक्सिमेटली 19 पीपल, 15 से 20 लोगों का है ना, तो ऐसे में बैंक आसानी से इनको लोन दे देता है। तो ऐसे में ये जो प्रॉब्लम है ना कोलेटरल वाली, वो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि बैंक एक ग्रुप को जरूर पैसा दे सकता है बजाय उसके कि एक इंडिविजुअल को, क्योंकि वहां रिस्क फैक्टर बिल्कुल कम हो जाता है। तो इसी चीज को आपको यहां पर मेंशन करना है, और इसी तरीके से आपने मेंशन किया है अगर, तो आपका आंसर सही जाएगा। क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना अकाउंट खोलते हैं बैंक में, क्योंकि इसमें जिम्मेदारी 15 से 20 लोगों के ऊपर है, और रेगुलरली जब सेविंग्स अगर बैंक के पास आती है तो बैंक उसको रिकॉग्नाइज करता है, और उन 15 से 20 लोगों के ऊपर वो लोन का जो अमाउंट होता है, वो बर्डन जो होता है एक तरीके का, वो दे दिया जाता है। इसमें बैंक सिक्योर होता है, क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर रिस्क नहीं है, सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपे दैट अमाउंट। ऐसे में कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती। कोलेटरल क्यों होता है? एक तरीके से रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए तो होता है, तो जो रिस्क फैक्टर, अब रिस्क तो है ही नहीं यहाँ पे, ऐसे में कोलेटरल की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। होपफुली दिस आंसर ऑल्सो यू कैन गिव। द 7th क्वेश्चन, इफ आई से 7th क्वेश्चन में देखो, 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 7th क्वेश्चन में इसने कहा कि महात्मा गांधी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जब शुरुआत की, तो जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो मैसेज था, जब वो सर्कुलेट हो रहा था अलग अलग जगह पर, तो कैसे यहां पर उस मैसेज को गलत तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया ट्राइबल्स के बीच में। ऐसा क्यों हुआ कि महात्मा गांधी जी ने कुछ कहा और है लेकिन वो समझ कुछ और गए। साथ ही साथ ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या स्वराज वाला जो मूवमेंट है, ये आइडिया ऑफ स्वराज, इसको उन लोगों ने कैसे समझ लिया अलग, जो होना चाहिए था वो कुछ और था और हो कुछ और गया, मतलब वो समझ कुछ और गए। इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है, बहुत ही सिंपल सा है। यहां पर आपको ये बताना है कि भैया जो मतलब महात्मा गांधी का ये जो कंसेप्ट था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, वो क्या था? वो यही तो था कि ब्रिटिशर से अगर आप किसी भी तरीके से इंगेज हैं तो आपको उनसे सी ऑफ करना पड़ेगा, बाय बाय उनको कह देना पड़ेगा, ठीक है, और साथ ही साथ आपको मतलब वायलेंस नहीं करना है, यही चीजें तो थी। तो क्या हुआ कि जब ट्राइबल्स के साथ में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आइडिया ऑफ सत्याग्रह या फिर आइडिया ऑफ सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब उनके सामने आया, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया वो यहां पर बताना है। तो देखो इसके अंदर आपको क्या करना है, तो महात्मा गांधी जी का मैसेज क्या था कि भैया आप स्वराज अटेन करेंगे, आपको अपने राज्य के लिए प्रोटेस्ट करना है, लेकिन नॉन वायलेंट फॉर्म में। इनको नॉन वायलेंट का तो मतलब ही नहीं था, इनको पता ही नहीं था। तो इसमें हमने एक इंसिडेंस देखा था, गुदेम हिल्स आंध्र प्रदेश वाला किस्सा हमने पढ़ा था इसके अंदर, कि कैसे वहां पर स्ट्रगल हुआ, कैसे उन लोगों ने एक तरीके से वायलेंट एक्शंस किए। इसके अलावा अलूरी सीताराम राजू वाला भी था, हालांकि ये जो व्यक्ति था इसने थोड़ा सा एक सही तरीके से स्टैंड लिया, लोगों को सही तरीके से समझाया, लेकिन ये भी तो वही व्यक्ति था जिसने प्रोटेस्ट किया, कैसा फिजिकल प्रोटेस्ट, वायलेंस, हालांकि लास्ट में ये भी मर जाते हैं इसी कारण से। और ऐसे ही आपको ये भी बताना है कि आगे चलकर के जो गांधी जी का मेन इंटेंशन था कि भैया स्वराज अटेन करना है आपको, कैसे करेंगे कि आप हैंडमेड क्लोथ लें, खुद के बॉयकॉट करें फॉरेन क्लोथ्स का। इसके अलावा वायलेंट एक्शन नहीं होंगे, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के यहाँ पर तो आपको काम बंद करना है, ये चीज़ें करनी थी। हमने किया क्या? उल्टा, यहाँ पर वायलेंट एक्शंस हो गए ट्राइबल ग्रुप के अंदर, मतलब ऐसी चीज़ें हुई है कि उन लोगों के ऊपर पुलिस स्टेशंस को जला दिया गया है, लोगों को मारा जा रहा है, ब्रिटिशर्स को मारा जा रहा है, ठीक है। और अलग ही तरीके का कंसेप्ट अपन ने सोच लिया कि हमें स्वराज चाहिए, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, वी कैन डू, स्पेशली क्योंकि इन लोगों के अंदर नॉलेज की, एजुकेशन की कमी थी, और इनको जैसे कन्वे किया जाता था मैसेज, उसी पर ये रिएक्ट करते थे। ऐसे में यहां पर ये बिल्कुल सही है कि जो चीजें चाहे आंध्र प्रदेश में हुई हो, चाहे नॉर्थ, जो भी हमारे नॉर्थ इंडिया की ट्राइबल ग्रुप्स के साथ में हुई हो,
हालांकि कुछ चीजें अच्छी भी हुई, लेकिन जो वायलेंट एक्शंस यहां हुए वो आइडिया ऑफ सत्याग्रह बिल्कुल नहीं था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हालांकि इन्होंने सैंपल पेपर में दे दिया तो प्रोबेबिलिटी तो है कि इस बार नहीं आएगा ये, बट ये क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जामिनेशन प्री बोर्ड में पूछा जाना बनता है। ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो ये वाला आपको बताना है कि कैसे पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया, अटेम्प्ट किया गया ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने का। ये चीज बिल्कुल भी गांधी जी के आइडिया के साथ में मैच नहीं करती थी। तो ये आंसर होगा आपका। इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं लिखना, हालांकि मैंने इसमें जो बताया है कोशिश की है शॉर्ट में बताया हो, लेकिन फिर भी थोड़ा और ज्यादा हो गया, बट आप इससे थोड़ा सा और अपने वर्ड्स में जब लिखेंगे तो कम कर सकते हैं। ये वाली पीडीएफ जिस भी बच्चे को चाहिए हो बता दीजिएगा, इसके आंसर वाली पीडीएफ, तो आई कैन शेयर विथ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बताओ, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बताओ। देखो इस क्वेश्चन को जब आप लिखेंगे तो ऑफकोर्स बहुत आसान होगा इसका आंसर लिखना। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग आइडियोलॉजी से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो ये जो आइडियोलॉजीज होती हैं, इन आइडियोलॉजीज को ही दिमाग में रख करके लोग क्या करते हैं, अगर मैं उनके साथ रिलेट करूंगा तो उसमें पॉलिटिकल पार्टी को वोट दूंगा, अदरवाइज मैं इसको दूंगा। तो ऐसे में 1 2 3 जितने भी हमारे पास में ऑप्शंस हैं, सबका अपना अपना काम, सबका अपना अपना आइडियोलॉजी है, उससे लोग रिलेट करते हैं और उसमें से किसी व्यक्ति को चुनते हैं। तो ऐसे में डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री में इसका रोल क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे गिव अस द चॉइसेस, ये हमें चॉइसेस देते हैं। अदरवाइज सोचिए एक ही आदमी हो, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, 2 ही हो, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे गिव अस द चॉइस टू चूज। और ऐसे में जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क रहता है हमेशा। पावर में आई हुई गवर्नमेंट पे एक क्वेश्चन मार्क रहता है, डर रहता है कि अगर हम अच्छे से काम नहीं करेंगे तो दे विल चूज द अनदर वन, तो जो लोग हैं दूसरे को चुन लेंगे। तो ऐसे में यहां पर इसी पॉइंट को बताया गया कि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क ये परफॉर्म करते हैं, ये लोगों को एक दूसरे के मतलब अचीव करते हैं, गवर्नमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाते हैं। यहाँ पे पॉलिसीज बनाई जाती हैं, फेवरेबल होती हैं, जो भी अलग अलग कास्ट कैटेगरी, क्रीड या फिर आप बोल सकते हो उन ग्रुप्स के लिए जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं। गवर्नमेंट को हमेशा इस बात का डर रहता है कि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो दे कैन बी रिप्लेस्ड, ठीक है। और साथ ही साथ वोटर्स के पास में जो भी ऑप्शंस जब मिलते हैं तो ऑफ कोर्स वो भी वैरायटी ऑफ थिंग्स दे कैन सी, वो कई सारी चीजें देख सकते हैं कि कितना उसने काम किया है, किस कैंडिडेट ने। तो पॉलिटिकल पार्टी पहले तो ये देखो कि होता क्या था, अगर मेरी आइडियोलॉजी किसी के साथ मैच नहीं कर रही है, या तो मैंने क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया उससे, मैं अलग से मैं पॉलिटिकल पार्टी बना सकता हूं मेरी, अगर मैंने इलेक्शन कमीशन में अप्लाई किया है तो। ऐसे में मेरी आइडियोलॉजी के साथ बिलोंग करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे, ऐसे करते 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 बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी क्या कहती है, डेमोक्रेसी यही तो कहती है कि आप किसी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू ही चुनेंगे। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी जब तक नहीं होगी तो आप किसी भी पर्सन को ऐसे चूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन अच्छे से बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, बात करते हैं। देखो भाई, अब आ जाते हैं हमारे सबसे ज्यादा नंबर देने वाले और सबसे ज्यादा टिपिकल टास्क हमारे लिए कि लॉन्ग क्वेश्चन को डील करना है। क्वेश्चन 2 ही आएंगे, हो सकता है जैसे ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आपको नहीं मिले तो इसका और वाला क्वेश्चन भी आपके सामने है। ये क्वेश्चन का वेटेज है 10 नंबर का, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन। अपने आप में देखा जाए तो बहुत ही सफेस्टिकेटेड तरीके से नंबर गेन कर सकते हो, बट चैलेंज है सबसे बड़ा कि इसका आंसर कैसे हो सही तरीके से। देखो इसने क्वेश्चन जब ही करेगा तो नो डाउट इसने कहा कि 120 लाइन से ज्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। इसने मैक्सिमम तो बता दिया बट मिनिमम कुछ नहीं है। तो मिनिमम में हम कैसे जज करें, मैंने हालांकि यहाँ पे हिंट ही दिए हैं आपको। मैंने भी डिटेल में अगर मैं इसको लिखता तो मैं काफी कुछ लिख सकता था, लेकिन मैंने आपको हिंट ही दिया है मेन टॉपिक्स कैसे लिखने होते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन फॉर शॉर्ट टुकड़ों में होगा। आपसे जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे ना तो उसमें एक क्वेश्चन के साथ में एक चीज जरूर ऐड करके देगा हो, मतलब एक क्वेश्चन में 2 चीजें आपसे पूछेगा हो, सो दैट वो क्लासिफिकेशन कर सके नंबरों का। ऐसे ही पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसकी कैटेगरी कितनी है, कई बार एक क्वेश्चन ही पूछ लेता है, एक में 2 भी पूछ लेता है, 2 में 3 भी पूछ लेता है। तो जैसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर अपन देखते हैं कि क्वेश्चन का एसेंस क्या है। तो देखो इसने कहा कि democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored। देखो लाइन पहले तो ये समझनी जरूरी है कि डेमोक्रेसी की खुद की एबिलिटी होती है टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, कि वो खुद को सपोर्ट करती है। इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर, कि इसका ये आउटकम है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलो देखो इस सेंटेंस को दोबारा एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं, हो सकता है समझ में नहीं आया हो तो।
कि डेमोक्रेसी के अंदर खुद में एबिलिटी होती है कि वो अपना खुद का सपोर्ट खुद ही जनरेट कर सकता है, और ये जब वो खुद जनरेट करता है तो ये एक ऐसा आउटकम है जो डेमोक्रेसी खुद के लिए लेकर आता है और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। दोबारा सुनो, इसने कहा कि डेमोक्रेसी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो खुद का सपोर्ट खुद ही जनरेट करता है और इस सपोर्ट को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ये उसका आउटकम है, जो भी निकलेगा ये उसका आउटकम है। ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा मतलब हो सकता है पढ़ने में समझने में आपको थोड़ा सा टिपिकल लगे, लेकिन है बहुत ही सिंपल। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि गवर्नमेंट किस टाइप की होती है। अगर मैं कहूँ कि डेमोक्रेसी के अंदर आपको उसके आउटकम्स के बारे में बता दो या उसके फीचर्स के बारे में बता दो तो भी आप आंसर दे सकते हो। देखो डेमोक्रेसी में होता क्या है, ये बोल रहा है इसमें, सिंपल बताओ कि डेमोक्रेसी खुद का सपोर्ट खुद ही करता है, मतलब इस तरह की चीजें होती है इसमें जो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती हैं और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या करना है, आपका सबसे बेस्ट आंसर 5 नंबर का है ना, तो इसके लिए आपको 5 स्टेटमेंट देना है, 5 फीचर्स बता दो। और एक फीचर जैसे मैंने कहा इलेक्शन प्रोसेस, तो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर आगे आप इसका आंसर लिख दो। इस तरह से आप इसका बेस्ट आंसर दे पाओगे। अगर 5 पॉइंट आप बना देते हो, 5 फीचर इसके आप बता देते हो, तो दैट वुड बी मच इनफ, ये बहुत होगा और इससे आप आंसर अपना ले पाओगे। जैसे देखो मैंने यहां पर 3 पॉइंट बताए कि यहां पर ऐसे फॉर्म बनती है जो कि डेमोक्रेटिक होती है, दूसरे में मैंने आपको बताया कि यहां पे इलेक्शन रेगुलर मैनर में होते हैं, तीसरा जो सिटीजन होते हैं उनके पास में मतलब ये चांस होता है कि अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको चुन सकते हैं। अगर मैं चौथा भी बताऊं तो यहां पे पावर शेयरिंग इक्वल फॉर्म में होती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। और 5वां आप ये बता सकते हो कि यहां पे जुडिशरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है या फिर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो किसी के अंडर में नहीं आते और कॉन्स्टिट्यूशन सबसे प्रायर रहता है। इस तरह से चीजें जब आप यहां लिखेंगे, 5 पॉइंट लिख देंगे, तो आप इसका आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। याद रखना इसका करने का सबसे सही तरीका यही है, 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट लिखें, और ये जो 5 पॉइंट आप लिख रहे हैं पहले तो इसकी हेडिंग लिखें, हेडिंग लिखने के बाद डिस्क्रिप्शन लिखें, तब आएंगे आपके इसमें पूरे नंबर। अगर मैं एग्जामिनर हूं और मैं चेक करूंगा अगर किसी ने ऐसे आंसर लिख दिया, हालांकि मैंने शॉर्ट में लिखा है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, मैंने पैराग्राफ में आंसर लिख दिया तो नंबर मैं जरूर काट सकता हूं, काटना बनता भी है एग्जामिनर अगर काटेगा तो, क्योंकि उसको बहुत पढ़ना पड़ेगा और एक सही आंसर का सबसे सटीक तरीका यही होता है कि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसके और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी इसी टाइप्स का क्वेश्चन है कि देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट ऑफ आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, सपोर्ट करो इस स्टेटमेंट को और एग्जांपल भी दो। देखो यहां पर भी वही हुआ है, यह स्टेटमेंट आपने कहा, स्टेटमेंट के साथ में इसने कहा कि सपोर्ट स्टेटमेंट्स दो, एग्जांपल दो इसके। ठीक है, तो वो एग्जांपल आपको यहां देने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन पहले तो इसको मतलब एक तरीके से आप जो भी ये कोड में दिया हुआ है इसको आप अनकोड करो और उसके बाद में फिर आप सपोर्ट दो, सपोर्ट में इसके एग्जांपल्स दो। सेम यहां पर भी वही है, पहले तो साउथ एशियन कंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से साउथ एशियन कंट्रीज हैं, फिर इसके सपोर्ट में जहां जहां डेमोक्रेसी है वहां वहां उसके स्टेटमेंट आपको देने पड़ेंगे। तो इसने कहा कि साउथ एशियन कंट्रीज में काफी ज्यादा डेमोक्रेसी को लेकर के लोगों का सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जब आपको देना है तो ऑफ कोर्स आपको इंडिया का एग्जांपल लेना पड़ेगा, आपको यहाँ पे आप जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है, बांग्लादेश का भी ले लो, श्रीलंका का भी ले लो, पाकिस्तान का भी ले लो, हालांकि इंडिया को छोड़कर के कहीं भी डेमोक्रेसी अच्छे से काम नहीं करती है, बट फिर भी आपको यहाँ पर एग्जांपल देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले तो इसके बारे में बताओ कि डेमोक्रेसी का जो आइडिया है उसको कैसे लोग एक्सेप्ट करते हैं, फिर यहाँ पर एक एक कंट्री का आपको एग्जाम्पल देना है। मैंने कोशिश की आपको बता सकूँ, तो आपको ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा, वही पॉइंट्स में आप लिखेंगे और वो कैटेगराइजेशन करेंगे। इसको और अच्छे से क्या कर सकते हो आप, वाई पीपल एक्सेप्ट द डेमोक्रेसी, देखो वही फीचर यहाँ है, वही फीचर यहाँ है, बट आपको यहाँ कंट्री के साथ रिलेट करके बताना पड़ेगा, तो ये ज्यादा टफ पड़ेगा। अगर मैं होता तो मैं इस क्वेश्चन पे जाता, सीधे सीधे आंसर आते। तो अगर मैं आपकी जगह आंसर लिखता तो जहां पर सीधा क्वेश्चन पूछा है तो उसका मैं आपको जवाब देना होता, तो वो ज्यादा बेस्ट होता। ठीक है, तो कर लेंगे। 6th क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ 10th क्वेश्चन, सॉरी 10th क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये और वाला शायद मैं खा गया हूं, कोई बात नहीं, और वाला नेक्स्ट पे आएगा, नेक्स्ट पेज पे। इधर देखो, यहां पर कहा एग्जामिनेशन, एग्जामिन करें आप रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर आईटी सेक्टर का पार्टिसिपेशन बताओ। अरे सोचो, अगर आईटी सेक्टर होता ही नहीं तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हमें पता कैसे चलता कि कौन सी जगह पर क्या चल रहा है। ऑफ कोर्स आज जो आप ये लाइव क्लासेस पढ़ रहे हो किस कारण से, आईटी सेक्टर के कारण है। तो आपको वर्ल्ड लेवल पे जाकर के ये बताना पड़ेगा कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर आईटी का
क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो जैसे मैंने यहां पर 5 पॉइंट बताए हैं, मैं इन 5 पॉइंट को कैसे लिखता, सेम वही प्रोसेस। पहले तो बताता आईटी सेक्टर इज रियली इंपॉर्टेंट, आईटी सेक्टर होता ही है। उसके बाद में मैं बताता इट्स इंपॉर्टेंस आर, इसकी इंपॉर्टेंस है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पहले इनकी हेडिंग देता, हेडिंग के बाद में इसका डिस्क्रिप्शन देता। ठीक है, ऐसे ही करना होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने कहा कि इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बताओ इंडिया पर और इंडिया के लोगों पर। अगर मुझे दोनों में से चॉइसेस होती तो मैं ये क्वेश्चन ज्यादा करता। क्यों? जहां पर इंडिया के साथ में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, आपके पास में ऑप्शन है। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, सेम वही चीज देखो। और वाला जो क्वेश्चन होगा ना, ज्यादा अंतर नहीं है, क्वेश्चन सिमिलर ही होता है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि क्वेश्चन का पूछने के तरीके को बदल देते हैं, बट आंसर कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो वही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिल रही है कि ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट बताओ इंडिया पर और उसके लोगों पर। तो सेम वही ऑप्शंस जो हमने प्रीवियसली देखे, अभी क्वेश्चन में देखा, जो 5 थे, वही 5 पॉइंट आपको यहां पर बताने पड़ेंगे। पैराग्राफ में लिखने की कोशिश नहीं करनी है अपने को, हमें कोशिश करनी है हम कम शब्दों में हमारा जो आंसर है वो सामने पहुंचा सके। ठीक है, इसके बाद हमारे दोनों क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा पैसेज वाला पार्ट। पैसेज वाला पार्ट हमेशा याद रखना, सीन अनसीन हो सकता है एक अनसीन हो, एक हो सकता है सीन हो। तो अनसीन है तो भी आपको आसानी से कर लोगे, सीन है तो भी आसानी से कर लोगे। कोशिश करना, जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया है वाई से, तो आपका आंसर जब हो तो पहले तो इस लाइन को कंसीडर करें, फिर बिकॉज से स्टार्ट करें अपना आंसर। इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें इंग्लिश में आपने देखा होगा अच्छे से। कई बार क्या करते हैं, यहां से यहां तक आ रहा है तो एज इट इज ही कॉपी कर देते हैं। ये चीज नहीं करना, इसका आंसर आप लोगों को थोड़ा तरीके से लिखना होता है। ये वाला टास्क मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूं। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, पैराग्राफ को पढ़ें और पैराग्राफ का आंसर मुझे आप लिख करके देंगे। ये टास्क है, होमवर्क है आपका। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11 4 नंबर का है और क्वेश्चन नंबर 12 भी 4 नंबर का है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है जिसमें से 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के और 1 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है। 2 मार्क्स का है तो वर्ड लिमिट को आपको ध्यान रखना है, आउट नहीं जाना है। आप सोचो कि आपको पक्की पकाई खीर मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। आपको इसमें मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद आपको आंसर इसके गेन होंगे। ठीक है, अब आ जाइए आपके मैप वाला क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मैप वाला क्वेश्चन। हालांकि अगर मैं इस पेपर को एनालाइज करूं तो इसमें एक तो बहुत ही सिंपल इसने पूछा है। क्यों, कैसे, देखो एक क्वेश्चन को अगर पढ़ के देखते हैं तो ए वाले में इसने पूछा कि जहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ किया गया था वॉयलेंस के कारण, उस प्लेस को मार्क कर दो। मैप जो वो देंगे उसमें इवन मार्क करके भी देंगे कि ऑप्शन ए ये है, बताओ इसका नाम। तो भैया इसका नाम तो तुम्हें पता ही है, चौरी चौरा इंसिडेंट्स। तो ऐसे में आपको डायरेक्टली मार्क करना है। अच्छा, दूसरे वाले जो हैं ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों में से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सो आसानी से कर लेंगे। एक बार मैप पे देख लेते हैं क्या क्या इसने पूछा है। तो पहला वाला तो मार्क करते हैं चौरी चौरा। ठीक है, ए वाला तो देखो चौरी चौरा कहां, यूपी। तो चौरी चौरा के अंदर वैसे तो मुझे बताना बनता नहीं है क्योंकि तुम्हें पता होगा ये वाला। तो ये यहां पर जाके आपको मार्क करना है ए पॉइंट, और ये कौन सा है, चौरी चौरा। ठीक है, ए आपने कर दिया। आ जाइए बी पे। अब बी वाले क्वेश्चन में इन्होंने बोला नमरूप थर्मल प्लांट कहां पर पड़ता है, या फिर नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। देखो कितना सिंपल है, आपने इसने आपको डायरेक्ट कह दिया कि नोएडा के बारे में बता दो। हो सकता है ऊपर वाला आपको नहीं पता हो, चलो मैं दोनों मार्क कर देता हूं। पहले तो नमरूप वाला बता देते हैं। तो नमरूप वाला बेटा बिल्कुल देखो एज पर है यहां पे। ये तो हो गया आपका नमरूप। ठीक है, थर्मल प्लांट। ठीक है, नमरूप थर्मल प्लांट। और इसके बाद नोएडा इसने पूछा है, तो ऑफ कोर्स कहां है, दिल्ली के पास में। तो यहां पर करना है इसको मार्क, इस तरफ। ये नोएडा वाला आ गया। ठीक है, दोनों में से एक। हालांकि इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से आप कर लेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इसने पूछा है। इसने पूछा राजा सन्यासी एयरपोर्ट कहां है। राजा सन्यासी एयरपोर्ट पड़ता है बेटा आपके पंजाब में, यहां पे। ये वाला तो देखो मैप तभी पॉसिबल है आपके लिए सॉल्व करना जब आपने इसकी प्रैक्टिस की हो। ज्यादा कुछ नहीं है, बोर्ड ने पहले ही बता दिया भैया ये पूछ सकते हैं, तो वो चीज यहां पे याद करो। 2-3 बार भी आपने प्रैक्टिस की तो आसानी से ये चीजें सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और मैप का टास्क तो ऐसा होता है कि ये कोई आपको सिखा नहीं सकता, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो ऐसे में ये सारी चीजें आप कर लेंगे। तो ये एक तरीके का छोटा सा ब्रीफ था, इंट्रो था, एक डिस्क्रिप्शन हमने देने की कोशिश की दैट हाउ वी कैन सॉल्व द पेपर। और स्पेशली एसएसटी जैसे पेपर में जिसमें जितना लिखो उतना कम होता है, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं अंधाधुंध नहीं लिखना, कॉपी मिल गई तो कॉपी भर देनी है, नहीं,
हमें कोशिश करना है कि जितना लिमिटेड हमें वर्ड्स मिल रहे हैं उन लिमिटेड वर्ड्स को यूज़ करते हुए सटीक आंसर हम दे सकें। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर सॉल्यूशन एक तरीके से। और अगर किसी बच्चे को इसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही हो, कोई सजेशन अगर चाहिए हो, हैंड राइटिंग का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा प्लीज़, तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सजेशन अगर आपकी कोई है तो सजेशंस भी दे सकते हैं। ऑल थिंग्स आर इनवाइटेड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। होपफुली आपको इसमें थोड़ी सी हेल्प मिली होगी इस पेपर और इस वीडियो को देख करके पेपर सॉल्यूशन के अंदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।